अस्सलामुअलैकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास फलाना। ईद की छुट्टियों के बाद खुशामदीद। आज कोरोना वायरस के जो केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर 60,074 हो चुके हैं, 60,000 का हिंसा अबूर कर चुके हैं और अमवात 1240 हो चुकी हैं। इन ईद की छुट्टियों में जो रिलैक्स किया गया था उसके बाद अब फिर जो सारी की सारी टाइमिंग है पंजाब के हवाले से वो फिर पीछे कर दी गई है 9 से 5। लेकिन ईद की छुट्टियों के दौरान अवाम ने वही किया जो वो पहले करते थे। इस साल बहुत ज्यादा ये बात होती रही कि इस साल ईद को उस तरह ना मनाया जाए जिस तरह पहले मनाया जाता था। हम एसओपीज के ऊपर अमल करें, लेकिन अभी तक एसओपीज के ऊपर तो किसी किस्म का अमल हुआ नहीं। हमारा फर्ज ये है कि हम रोजाना की बुनियाद पर एटलीस्ट हम तो अपना फर्ज पूरा करें, अवाम को बताएं कि एसओपीज के ऊपर अमल करें। लेकिन अब हुकूमत कह रही है, डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी पीर वाले दिन कहा कि अगर आप लोगों ने इस तरह अमल ना किया और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो स्पाइक है तमाम तर केसेस की, ये ऊपर जाएगी तो फिर दोबारा सख्त मेजरमेंट्स भी ली जा सकती हैं। एक तरफ कोरोना के हवाले से बात करेंगे, दूसरी जानिब चीनी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अब लगता है कि बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आज शहजाद अकबर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ हकायक बताए। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो अब तकरीबन साइडलाइन हो चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब, उनके हवाले से उन्होंने बातें की। लेकिन आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने देखे आओ ताओ भाव देखा नहीं और किस तरह बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने सब्सिडी दी है। हमने 3 अरब यानी 2.9 अरब जो है वो सब्सिडी दी है और वो भी हमारे सिर्फ एक सूबा पंजाब ने, विफाक ने कोई सब्सिडी नहीं दी। लेकिन इनकी हुकूमत, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, चीनी के ऊपर इन्होंने तकरीबन 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। और तब इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी थी वो महंगी थी, यानी चीनी बेचकर आप मुनाफा कमा सकते थे, सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सब्सिडी दी गई आज के। और सिर्फ इन्होंने, हमने तकरीबन 1 मिलियन टन के करीब दी, उन्होंने 5 लाख है वो इन्होंने सब्सिडी जो चीनी है उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी। ये तमाम तर हकायक वो लेकर आए हैं और आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दोबारा टारगेट किया, जिसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी जवाब दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, जो इस सारे हालात के अंदर कश्मीर का इशू था, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और कश्मीर का इशू पीछे चला गया। अब फिर वजीर खारजा और वजीर आजम पाकिस्तान कश्मीर के इशू के हवाले से बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने हिंदुत्ववाद सोच की बात की, लेकिन उससे बड़ी जो टसल है वो शायद हो सकती है, क्योंकि पहले पाकिस्तान और इंडिया की टसल अगस्त 5 के बाद, लेकिन कल परसों 3-4 दिन से ये एक टसल चल रही है जनूबी एशिया में। क्या ये खित्ता किसी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है इस सारी सूरत हाल के अंदर, या फिर क्या जो पॉलिटिकल डायलमा है वो किस तरफ किस रुख बैठता है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में, इंडिया और पाकिस्तान आपस में तो उनकी चपकलिश है, लेकिन चाइना और इंडिया का बॉर्डर जो 1962 की वॉर और उसके बाद 1975 से उन्होंने मुआहदे किए, 1990s में भी मुआहदे किए, लेकिन 1975 से कोई भी उनके बॉर्डर के इर्द गिर्द कोई फायर बुलेट नहीं बची। लेकिन 4 दिन पहले उनके फौजी आपस में झगड़े हैं और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मीडिएट करूंगा इन दोनों के दरमियान। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं मेरे साथ स्टूडियो के अंदर, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रिगेडियर साहब आपकी मौजूदगी है तो सबसे पहले जरा तीसरी नंबर स्टोरी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चाइना और इंडिया आपस में अब आमने सामने 1962 में ही आमने सामने हुए। चाइना सबकत ले गया इनके, इंडिया को उसने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद इंडिया को दे दिया और तिब्बत एक जो ऑटोनमस बॉडी है वो सामने आई। उसके बाद 1975 से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बुलेट नहीं क्रॉस हुई। पाकिस्तान इंडिया पे रोजाना चपकलिश होती है, वहां पर नहीं हुई। ये जो आज 4 दिन से टसल चल रही है, ये क्या वजह है? क्या इसके पीछे क्या मुहारिकात हो सकती हैं? पहली बात तो ये है कि चाइना का क्लेम है कश्मीर के इलाके के अंदर, और ख़ास तौर पे उस इलाके में उनका 26,000 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर जो है उसके ऊपर उनका क्लेम है कि ये हमारा है। और वो एक बैनुल-अक़वामी डिस्प्यूट इशू है जिसके ऊपर भारत पाकिस्तान के साथ जब मामला होता है तो हमेशा कहते हैं कि हम बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चाइना के साथ ये बायलैटरल गुफ्तगू पर नहीं आते और इसलिए वो इशू एक लटकता चला आ रहा। और अब चाइना महसूस करता है कि उसके पास इतनी इक्तिसादी ताकत भी है
अच्छा, और चाइना के पास फौजी ताकत भी है। और ये एक कौम का अपना फैसला होता है कि किस वक्त हम मामले को डिप्लोमेटिकली हल करेंगे और किस वक्त हम मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सही। तो मेरा ख्याल है कि चाइना ने अब फैसला किया है कि वो अपनी जो उनका क्लेम है उसके ऊपर असर्शन अपनी फौज के जरिए कर रहे हैं और उन्होंने कर ली है। इसी तरह जैसे हिंदुस्तान ने फैसला किया कि वक्त आ गया है कि कश्मीर को अपने अंदर मर्ज कर लिया जाए और तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, पाकिस्तान के साथ तमाम इनके मुआहदे, हत्ता कि शिमला मुआहदा तक उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। तो एक वक्त है जिसके ऊपर एक कौम फैसला करती है कि अब हमने जोरे बाजू इस्तेमाल करना है। सही। तो अब चाइना कर रहा है, ठीक है। और हिंदुस्तान के लिए दावत आम है कि इसका मुकाबला करे या फिर दौड़े जहां दौड़ना चाहता है दुनिया में। बायलैटरल इशू पाकिस्तान की तरफ वो आता नहीं, पाकिस्तान की तरफ नहीं आता, उसकी तरफ जाता है। मैं इसके ऊपर आऊंगा। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब, हमारा जब इशू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन, उसने कहा कि मैं बीच में सालसी का किरदार अदा करूंगा, सुलह करवाऊंगा, जिसके ऊपर वो एक पूरा फेज चला जिसमें इंडिया कहता रहा कि हमने तो ऐसा कहा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान को कह दिया कि मोदी ने कहा है कश्मीर के ऊपर सालसी करें। ये क्या सिचुएशन है इस वक्त इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है? मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग है, अमेरिका बीच में कूदेगा। चाइना कोरोना वायरस के ऊपर कितनी उसके साथ सियासत कर रहा है, चाइना इंडिया की चपकलश हुई, हालांकि वो कोई फायर नहीं बुलेट हुआ, तो फिर भी वो मीडिएट करने की बात कर रहा है। वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये चाइना और इंडिया का मसला अभी चल रहा है, ये लद्दाख के एरिया के अंदर है और इसके अंदर भी देखा यही गया है कि इंडिया ने एग्रेशन जो है वो की। और ये 5 मई या 9 मई को जो पनगोंग लेक है या नॉर्थ सिक्किम एरिया लद्दाख में है, वहां इनकी स्कर्मिशेस भी हुई और लगभग 100 फौजी जो हैं वो इंजर हुए दोनों साइडों के ऊपर जी। तो ये चाइना ने ही एग्रेशन की, इंडिया ने ही एग्रेशन की। और उसकी वजह यह है कि इंडिया एक एग्रेसिव कंट्री है और वहां जो है रोड्स वगैरह बना रहा है और वहां कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी इसने शुरू की हुई है। जिस तरह ये कश्मीर के अंदर हमेशा वायलेशन करता है, उसी तरह इधर भी बॉर्डर पे इसने वायलेशन की है और चाइना ने पुरजोर जो है उसका जवाब दिया है और बिल्कुल मैं समझता हूं ठीक जवाब दिया है। और वहां चाइना ने भी अपनी जो मूवमेंट है ट्रूप्स की वहां बढ़ा ली है। लेकिन आप यही तर्ज देखेंगे कि जिस तरह का तर्ज इंडिया का हमारे साथ रहता है, कोई ना कोई वो वजह ढूंढते हैं मामला खराब करने के लिए और बॉर्डर के अंदर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और जिस तरह का वो उन्होंने कश्मीर को एक कोरोना पे तो लॉकडाउन अब आया और पूरी दुनिया लॉकडाउन के सिनारियों से गुजरी, लेकिन कश्मीर आज भी लॉकडाउन के अंदर है। तो ये उनकी जो हिंदुत्व जो एक अप्रोच है इंडिया की, वही अप्रोच के साथ मैं समझता हूं यहां भी उसने एग्रेशन दिखाई। और जो सालिसी की जहां तक बात आ गई, तो सबसे पहले तो सवाल आ जाता है कि आप सालिसी कराना भी चाहते हैं, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के केस में आप ट्रंप को समझते हैं कि वो हमारा जो है वो हक और सच का साथ देगा। तो इसी तरह इस केस भी मैं समझता हूं कि चाइना यूएस की सपोर्ट इतनी नहीं जो है वो उस तरफ उनका रुझान नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि चाइना अपनी ही जो है वो डिसीजन को जो है वो इन्फोर्स करेगा उधर। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चाइना का साथ देना चाहिए है इस मुश्किल वक्त में, जहां बिला वजह इंडिया ने एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखा है लद्दाख में और वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं वो उनको बंद करनी चाहिए। मलिक साहब, ये कोरोना वायरस पर जाने से पहले क्या वजह बनती है? ये जो टाइमिंग है इस वक्त, ये टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि आप देखें कि चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि कोरोना वायरस में तुम लोगों ने भेजा, और अभी भी उसके इल्जामात डोनाल्ड ट्रंप तो परसिस्टेंट है इस बात पे। उसके बाद तुम्हारे सबसे कम केसेस हैं, अमेरिका के 17 लाख के करीब और चाइना सिर्फ 82-83 हज़ार के ऊपर। तो ये चीजें कवर करते हुए आप नहीं समझते कि अब चाइना की इकॉनमी और चाइना के ऊपर ये इत्तेहाद बन सकता है अगेंस्ट चाइना? इंडिया ऐसी कोशिश करेगा अमेरिका को अपने पलड़े में डालकर? जी, वो तो पहले से ही आप देखें कि भारत ने मुआहदा किए हुए है अमेरिका के साथ और न्यूक्लियाई मुआहदा भी किया हुआ है। और इस वक्त जो भारत की ओरिएंटेशन है वो इस रीजन के अंदर रहते हुए इस रीजन से बाहर वाली ताकतों के साथ है। सही।
एशिया का हमेशा ये मसला रहा है कि यहाँ यूरोपीय इस्तेमारी ताकतों ने आकर अपनी बेसिस बनाई और यहाँ 100 साल 2 सदियाँ हुकूमत की। इंडोनेशिया पे की, मलेशिया पे की, हिंदुस्तान पे की और मशरक़ वस्ता में भी वो मौजूद रहे। उन्होंने पूरी रीअलाइनमेंट की इस एरिया की और साउथ चाइना सी से लेकर अटलांटिक तक, नहर स्वेज के पार तक, मेडिटेरेनियन सी तक आबी रास्ते जो हैं इसके ऊपर इनका तसल्लुत रहा। ठीक। अब ये वक्त है कि चाइना ने एक बिल्कुल, आप देखें कि जो बुनियादी सियासत की और स्टेट क्राफ्ट की थ्योरियां हैं, जो किताबें हैं, उसके बिल्कुल मुताबिक चले हैं चाइनीज। अगर आप पिछले 70 साल की तरफ निगाह दौड़ाएं तो उन्होंने अपने आप को इक्तिसादी तौर पे मजबूत किया। ठीक। उन्होंने एक जंग उनको करनी पड़ी 1962 में, वो उन्होंने की, लेकिन उस जंग में उन्होंने सिर्फ भारत को ये बताया कि हम आपकी जो लोकल फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटाने की पोजीशन में हैं और अब कलकत्ते तक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सही। और उसके बाद वो खुद ही वापस चले गए। ऐसे उन्होंने ये तासुर दिया कि हम जंग पसंद लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ मामलात को तरीके के साथ हल करो। अच्छा, अब भी उनकी यही सूरत हाल है। अब भी उन्होंने जो अभी ये स्टेप लिया है ये भारत की प्रोवोकेशन है। एक तो भारत इलाके की बाहर की जो ताकतें हैं उनके साथ मुत्तहद है, उनके साथ एक इत्तेहाद किया हुआ है। दूसरी तरफ भारत ने कश्मीर को जिम्मे कर लिया जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादें हैं और पाकिस्तान के साथ उनका एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी है जिसका नाम शिमला मुआहदा है। और शिमला मुआहदा लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकग्नाइज करता है और ये भी रिकग्नाइज करता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो डिस्प्यूट का हल दोनों ने मिलकर निकालना है। अब उसने एनेक्स कर लिया और एनेक्स करने के बाद उन एरियाज पर बयान आने लगे भारतीय वजीर आजम के और भारतीय रहनुमाओं के कि ये इलाके जो हैं ये हमारा इन पर हक है और हम ये ले लेंगे। और पाकिस्तान को धमकियां दी गई कि हम लद्दाख के से पार जो सी पैक है उसको इंटरडिक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर चाइना की जो मूव है वो बड़ी क्लियर है। सी पैक में उनका बहुत बड़ा स्टेक है और सी पैक जो है ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की हैसियत रखता है। और कराकोरम हाईवे तो हमने 70s में बनाई थी, उस वक्त भी भारत को बहुत तकलीफ थी। तो अब वो चाइना ने जो पोजीशन ली भी बनाने जा रहे हैं चाइनी कंपनी के साथ, ये भी एक राइट। अब जो चाइना ने पोजीशन ली है ये उस एरिया पे है, मैंने आगे बढ़ना है जी, जो हमारे सी पैक के सामने का इलाका है वो वहां आए हैं और वहां उनका क्लेम है। तो वहां से इंडिया अगर निकाल सकता है तो निकाल के देख ले। ठीक। अच्छा राणा साहब, अब जरा टॉपिक चेंज करते हैं और कोरोना वायरस के ऊपर आते हैं। हुकूमत की तमाम तर तदाबीरें और उसके बाद आज 60,000 केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं, 1200 के करीब अमवात हो चुकी हैं। ठीक है, ये अभी भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं केसेस के एतबार से भी और अमवात के एतबार से। हमने स्वीडन की एग्जाम्पल अपनाई और मैं आज पढ़ रहा था कि स्वीडन पर मिलियन के ऊपर यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड और सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है उसका, क्योंकि उसने जिस तरह का मॉडल अपनाया। और नॉर्वे और फिनलैंड ने तो स्वीडन के मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं कि वो अब हमारे मुल्क में बगैर टेस्ट के करवाए नहीं आ सकते। आज जो इस स्टेज पर हम खड़े हैं, आगे जो लुक फॉरवर्ड है हुकूमत के लिए, क्या सजेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज ये मास्क, मैं अपने कमरे में हूं तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने अलामती तौर पे मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं पीटीआई तो शायद और हुकूमत जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा फैलाएं। हम अवेयरनेस की जंग भी हार रहे हैं किस्मती से। 3 माह से अवेयरनेस फैला के लोग इसको सीरियसली ले। और मैं आपसे एक दो इश्यूज शेयर करना चाहता हूं जो मैं फीडबैक ऑन ग्राउंड, जो फीडबैक जो हमारे हल्के के लोग देते हैं। एक तो लोग बहुत घबरा रहे हैं, अगर उनको सिम्टम्स हो भी जाएं, कोई प्रॉब्लम उनको लगे भी कि कोरोना का इम्कानात है, तो वो आते ही नहीं आगे, इस डर से कि जो हालात इन्होंने जो ऑलरेडी लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, इतने बुरे हालात में उनको रखा है, वहां जो है वो बाहर लोग निकल आए और जो हालात टीवी पे दिखाए उससे बहुत घबरा गए हैं लोग। अच्छा। लोग आना ही नहीं चाहते, वो सामने बताना ही नहीं चाहते कि हमें कोरोना है या नहीं। वो इस चीज से, एक तो ये गवर्नमेंट ने जो पिछले 2-3 महीने में समझता हूं कि इस गैप को फिल नहीं कर सके, लोगों का एतमाद नहीं जीत सके।
ये बड़ा सीरियस वजह है, क्योंकि कोरोना अगर किसी को हो भी जाए और वो जान के आगे ना आए इस खतरे से कि हुकूमत की फैसिलिटीज खराब हैं, वो हमें क्वारंटाइन में रखेंगे, हमें और बीमार कर देंगे, बल्कि खुदा ना खास्ता हमारी इमवात की वजह ना बन जाए। तो ये एक फीडबैक मैं आपको देना चाहता हूँ, पब्लिक का ये फीडबैक आ रहा है। दूसरा, एक बड़ा रूमर चल रहा है, वो रूमर ये चल रहा है जो डेथ्स हो रही हैं कोरोना की, कि वो हर बात कोरोना के अंदर डाल रहे हैं, किसी को कोरोना नहीं की है तो वो भी डाल रहे हैं। तो मैंने बाहर जाके इंटरव्यू किए, मैंने भी इंटरव्यू किए, मुझे भी तकरीबन 100 में से 20 लोगों ने ऐसे बताया कि ये है नहीं, बल्कि जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या फिर कोई और है, उनको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, उसको भी कोरोना में डाला जा रहा है। ये मुझे भी 100 में से 20 लोगों ने ऐसा बोला। विकास, ये इतना सीरियस मैटर है कि ये जो पब्लिक का एतमाद है कोरोना के ऊपर, वो गवर्नमेंट कर ही नहीं सकी। तो मैं समझता हूं इस जंग के अंदर सबसे जरूरी तो ये अवेयरनेस है, और इस मास्क पहनने की ये वजह है कि ये कोरोना असल चीज है। अच्छा, और आज ये पाकिस्तान में जितनी तेजी से फैल रहा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये हमारे हर गली मोहल्ले में जो है अमवात ना शुरू हो जाए। तो हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, खास तौर पे अपने हाथों को बार बार धोना, ये एक मस्ट है। अच्छा, अब आ जाए हमारे करंट सिनारियो पे। बदकिस्मती से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई बड़ी बेहतर सूरत हाल में है कोरोना से रिलेटेड। हम टॉप 15 ममालिक में, बल्कि टॉप 17 नंबर पे पाकिस्तान है कोरोना के केसेस के हवाले से। और अगर हुकूमत की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो वो स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूं अब किसी हद तक हम वो दूसरा मुल्क बन गए हैं जो हर कम्युनिटी की तरफ चला गया है, स्वीडन की तरफ। बदकिस्मती से वहां हेल्थ केयर का सिस्टम हमारे से बहुत तगड़ा और स्ट्रांग है, और हम शायद ये दूसरा मुल्क हो जहां हुकूमत ने हाथ टोटली तौर पे खड़े कर दिए हैं एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन के। अगर वहां पर हेल्थ सिस्टम बड़ा तगड़ा भी है, कोरोना का इलाज तो उनके पास भी नहीं है। नहीं, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं कोरोना के इलाज की नहीं बात कर रहा, मैं एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट रिट की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की अवेयरनेस कैंपेन की बात कर रहा हूं। यहां हम बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं इस जंग के अंदर। और मैं आपको अपना खदशा शेयर कर देता हूं, अल्लाह करे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो झूठ साबित हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रही है, और वहां नंबर्स और केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। वो शायद इस मामले से आगे निकल जाएं, लेकिन ये हमारी मईशत के लिए फंदा बना रहेगा। हमारी ये ट्रैवलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैवी हो जाएंगी अगर हम इस चीज को कंट्रोल ना करें। और सबसे अव्वलीन कि हम उन अमवात को मैनेज ही ना कर सकें या उन पेशेंट्स को केयर ही ना पहुंचा सकें जिस तेजी से ये बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, हुकूमत कहीं भी नहीं आपको नजर आएगी। हुकूमत अच्छा, ये हुकूमतें कर क्या सकती हैं? ये पॉइंट मैं आपकी तरफ आता हूं राना साहब। आपको कहीं भी नहीं नजर आ रहा। राना साहब, हुकूमतें कर क्या सकती हैं? आपने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, हर तरह के लॉकडाउन तो देख लिए। अब ईद तक तो रिलैक्स भी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जब सख्त रिमार्क्स देके कि ये तमाम तर जो रिस्ट्रिक्शन, जो हमने सख्त रिमार्क्स दिए और हमने जो रिलैक्स किया है ये ईद तक है, उसके बाद जायजा लेंगे। हुकूमत, ईद भी आज खत्म हो गई, आज कल से हुकूमत क्या जायजा ले सकती है, क्या पैरामीटर्स हुकूमतें तमाम तर सूबे, इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट लूंगा। लेकिन जरा लियाकत तूर साहब, बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, ये जो इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है कोरोना की, पहले दिन से आज तक आप अगर चारों हुकूमतों को और 5वीं फेडरल हुकूमत, इनको एनालाइज करें, क्या बुकलाहट आपको नजर आई कहीं ना कहीं? जी, एक बात तो ये है कि यूनिटी ऑफ थॉट नज़र नहीं आती। जब ये सिंध हुकूमत प्रिकॉशंस ले रही थी और वो लॉकडाउन कर रही थी, तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे रहबरान हैं, रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, वज़रा हैं, उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस, एक डिस्कॉर्ड था सिंध हुकूमत के साथ कि आप ये कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर अभी हमने ईद के लिए रिलैक्स किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी किरदार आ गया। तो ये रिलैक्सेशन जो की है, इसका जो नतीजा निकलेगा और जो अब निकल रहा है आपके सामने है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अब इस रिलैक्सेशन चूंकि आपने रमज़ान में और ईद के लिए की, अब आपका बतौर हुकूमत असर क्या है जब आप कहते हैं कि अब लॉकडाउन करो? सो लोगों के ऊपर जो एतमाद की बात वो कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे। हमारी सियासत का अंदाज जो है, हमारी सियासत का अंदाज
एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन अंदाज नहीं है। हम दूसरों को जब नीचा दिखाना चाहते हैं तो हम जुलूस, धरने, लॉ को वायलेट करते हैं, डीसी से एक दिन की इजाजत लेते हैं, ले उसको महीनों तक जाते हैं अपने जुलूस को और अपने धरने को। तो हमारी सियासत का अंदाज अवाम को इल डिसिप्लिन करता है और डिसिप्लिन के खिलाफ तालीम देता है अवाम को। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, मेरी नाक़िस राय में पाकिस्तान के समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम में कौमी डिसिप्लिन का फुकदान है। आप हमारी सड़कों पे देख लें, आप हमारी रिस्पेक्ट फॉर लॉ देख लें। आज भी जब कोरोना की इतनी सख्त हमें थ्रेट है तो हम मोटरसाइकिलों के ऊपर 7-7 और 6-6 बैठे हुए लोग जा रहे हैं। रिक्शाज में उनमें से अगर किसी को कोरोना है तो उन बच्चों को भी हो जाएगा, उन खवातीन को भी हो जाएगा। और आपने शाज़ो नादिर ही देखा होगा किसी ट्रैफिक वार्डन को 7 बैठे हुए हैं जो मोटरसाइकिल पे इनको रोक ले या इनका चालान करे। मैंने कई बार ही पूछा, वो कहते हैं जी हमें सर क्या करें, हमें हुक्म ही ये है कि इनको ना करें। मैंने कहा मेरी तो सीट बेल्ट तुम चेक कर लेते हो, ये तुम्हारे नाक के नीचे से गुजर गया और चला भी 10 साल का बच्चा रहा है और बैठे भी 7 हुए हैं या 6 हुए हैं। तो हमारे सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। कोरोना को जब चाइना ने डिफीट दी तो सबसे बड़ा वेपन चाइना का नेशनल डिसिप्लिन था। एक ऑर्डर आया कि लॉकडाउन है, किसी ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं की और वो कोरोना को शिकस्त देकर अपने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने पर आ गए। न्यूयॉर्क अगर आप गए हैं वहां पर, और जो गए हैं वो सब जानते हैं, वहां भी डिसिप्लिन का बहुत सख्त फुकदार है। वहां क्राइम बहुत है और डिसिप्लिन वहां भी नहीं है, छीना झपटी है। खासतौर पे टूरिस्ट के तो वो आप देख रहे होते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो कोई आपके जेब से कुछ ले भागता है या कोई कैमरा छीन के भागता है। वहां भी डिसिप्लिन का फुकदान है और आप देख लें कि वहां क्या हुआ। जिन सोसाइटीज में डिसिप्लिन का फुकदान है जी, वो कोरोना से इतनी आसानी से ही कंट्रोल किया है। चाइना सबसे आगे और अब सबसे तकरीबन पीछे है। जापान में डिसिप्लिन है जी, जापान ने उसको कंट्रोल कर लिया। वियतनाम ने बड़ा डिसिप्लिन शो किया। राना साहब, आपसे जो सवाल था कि अब हुकूमतें क्या कर सकती हैं इस पोजीशन के ऊपर, टाइमिंग फिर दोबारा पीछे आ गई, 10 बजे तक किया था फिर 5 बजे तक कर दिया। इससे ज्यादा पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान बेचारे क्या कर सकते हैं सर? बस अब यहाँ तक अब देखें, आपको यही सवाल करना पड़ रहा है कि हुकूमतें क्या कर सकती हैं जी। हुकूमतें मुल्क चलाती हैं, हुकूमतों की रिट होती है जी, हुकूमतों की पॉलिसी नीचे तक इंप्लीमेंट होती है, हुकूमतें लोगों को अवेयरनेस दे सकती हैं। सही, हुकूमतें यानी कि हुकूमतों ने, आप पूछ रहे हैं क्या कर सकती है, हुकूमत ने ही तो सारा कुछ गाइडलाइन देनी है। लेकिन अगर हुकूमत की रिट ही ना हो, जो हुकूमत की पॉलिसी हो वो सिर्फ नहीं, सवाल ये ना तक हो, एक तरफ इम्प्लीमेंटेशन, एक तरफ डंडा होगा और एक तरफ ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि आगाही। अब डंडा इस्तेमाल पहले उन्होंने स्टार्ट पे किया, वो कारआमद साबित नहीं हुआ, फिर आगाही स्टार्ट की, वो भी कारआमद साबित नहीं हुई। अब क्या बीच में से निकाले, हाथ धर के बैठ जाएं, बस आपकी तनकीद सुने और बस दैट्स इट? मैं आपको बताऊं, हुकूमत जो है वो शुरू दिन से ही इसके अंदर एक उनका जो रिस्पांस है, पहले तो डिलेड रिस्पांस आया, 1-2 महीने हुकूमत नहीं जागी। उसके बाद एक हुकूमत लॉकडाउन, नो लॉकडाउन की कंफ्यूजन में रही। फिर हुकूमत नेशनल यूनिटी नहीं बिल्ड कर सकी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा नहीं कर सकी। तो हुकूमत हर उस तर्ज पे फेल हुई जो उसका फर्ज था। अब हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ये सब चीजें कर लेती तो शायद हालात इतने खराब ना होते। तो हुकूमत का मैं समझता हूं कि सबसे पहले उन्होंने एसओपीज, अभी आजकल के वक्त में जहां लॉकडाउन नहीं है और ईज है किसी हद तक, हुकूमत का काम है कि वो अपने एसओपीज को इम्प्लीमेंट कराए। हुकूमत एसओपीज इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। हुकूमत का काम था कि वो पीपीई किट्स, मास्क और प्रोटेक्टिव गियर जो है वो डॉक्टर्स तक पहुंचाती, उनको प्रोटेक्ट करती, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। बदकिस्मती से आपने देखा कि हुकूमत वहां भी बुरे तरीके से फेल हुई और हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी वही कोरोना का शिकार हो गई। तो हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से इनसे शायद हम उम्मीद ना रखें तो बेहतर रहेगा और हम अपना ख्याल खुद रख लें, तो वो शायद बेहतर स्ट्रेटजी होगी। मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया।
एक महाज है जहां पर हुकूमत बहुत कुछ कर रही है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ, और उनको दीवार के साथ लगाना। आज भी जो उनके खिलाफ रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी थोप दी है, और वही शाहिद खां कानाबासी जो खुद पेश हुए थे खत लिखकर इस कमीशन के सामने, सारे का सारा मलबा ऐसा लग रहा है कि अब उनके ऊपर घिरेगा, क्योंकि उन्होंने 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब जरा हुकूमत और तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हुकूमत ये तो कर सकती है कि ऑपोजिशन को उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनका जो रोल है वो अदा नहीं करने देना, क्योंकि उन्होंने जो लूट मार की है अपने 5-5 सालों के अंदर, उसका हिसाब तो वो पहले देंगे। जब वो ऑपोजिशन हुकूमत के ऊपर उंगली उठाती है, जो हुकूमत खुद अपनी ही तहकीकात करने के लिए कमीशन बनाती है, तो फिर हुकूमत कहती है अच्छा हम अपना एहतसाब करें, लेकिन आप कौन होते हैं हमारा एहतसाब करने के लिए, इधर आए ना जरा। यही हुआ शाहिद खां कानाबासी के साथ भी। वो उनकी अब बात तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो पेश होने गए, उन्होंने खत लिखा कि वो कमीशन के सामने बताएंगे कि किस तरह सब्सिडी होती है, क्या मामला चलते हैं। वो खुर्रम दस्तगीर के साथ गए, और आज शहजाद अकबर साहब ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 342 सफात के ऊपर जो मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, भारी रिपोर्ट। उसके अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ शाहिद खां कानाबासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, और माजरत के साथ मैं 26 अरब कह रहा था, इन्होंने 5 सालों के अंदर 29 अरब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सब्सिडी दी है। हमने तो सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। मिर्गी साहब, आपकी इजाजत के साथ जरा मुस्लिम लीग नून से कर लें, फिर आपका मैं इसके ऊपर तजिया लूंगा। राना साहब, हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, अभी आप 29 अरब रुपए की सब्सिडी ले गए, अब इसका हिसाब तो आपसे लेके रहेंगे वो लोग। देखिए जी, बड़ा आपने वैलिड सवाल किया है। पहले मैं सबसे जो बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और जो झूठ हुकूमत बोलती रही है वो ये कहती रही है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आपने पहले कभी ऐसी नहीं देखी कि हुकूमत अपना एहतसाब करे। तो इस प्रोपोगेंडा को मैं तोड़ देता हूं। सेक्शन 15 है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का, जो हमने लेजिस्लेशन की थी मार्च 2017 में, वो बाउंड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत को कि उन्होंने इस तरह के इश्यूज पे इंक्वायरी करानी ही करानी है। तो ये इन्होंने नहीं कराया, ये लॉ है, और ये कोई भी हुकूमत होती तो उसको इंक्वायरी करानी। लेकिन आप लोगों ने तो करवाए कोई नहीं ना, उनका ये बयानिया भी है। आप लोगों ने तो इस सेक्शन को किसी भी उसूल के मुताबिक बाउंड थे कि ये इस इंक्वायरी करते और उसको पब्लिक करते, ये इनका कोई ये क्रेडिट नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में ये सब्सिडी दी। मामला सब्सिडी देने का तो है ही नहीं, और सब्सिडी दी कैसे जाती है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो देखा जाता है कि आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, आपकी लोकल डिमांड कवर करने के बाद, अगर तो आपके पास सरप्लस जो है प्रोडक्शन है, एक तो सरप्लस हो, और जहां पर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान से उसकी प्राइस कम हो, तो फिर आप उसको सब्सिडी देते हैं ताकि उनकी बिक भी जाए, उनको नुकसान भी ना हो। हुकूमत सब्सिडी देती है, और ये हुकूमत पे डिपेंड करता है, कैबिनेट इसका फैसला कर ले। चलें, ये हो गया। आपके दौर में वो कह रहे हैं कि आपके दौर में जहां पर इंटरनेशनल प्राइसेस को देखा जाए और इंटरनेशनल प्राइसेस हायर, जो इंटरनेशनल प्राइसेस को मैच करने के लिए या उसको उधर कॉम्पनसेट करने के लिए कम होती हैं पाकिस्तान से, तो सब्सिडी दी जाती है। तो वो इस सब्सिडी दी गई। सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है और इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस इंपैक्ट नहीं होती उन पे। वही राना साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तब सब्सिडी दी जब इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा थी पाकिस्तान से, वहां पर भी उन्होंने फायदा उठा लिया, और आप लोगों ने सब्सिडी देके भी फायदा उठा लिया। उन्होंने जो किया उसके ऊपर तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, आज आपकी भी वो बात कर रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि चीनी 55 रुपए से 90 रुपए पे गई। अच्छा, और पाकिस्तान की कौम के ऊपर 507 अरब रुपए का डाका मारा गया ज्यादा कीमतों की वजह से। ये कीमतें मुस्लिम लीग नून के दौर में तो बढ़ी नहीं, वो तो स्टेबल थी, 45 से 55 के दरमियान में रही। फ्रॉड तो अभी हुआ। अच्छा, अब फ्रॉड क्या है? फ्रॉड ये है कि आपके पास एक्सेस थी ही नहीं शुगर की प्रोडक्शन। 2017 और 2018 में प्रोडक्शन के अगर आप फिगर्स देख लें तो हमारे पास लोकल डिमांड से कहीं ज्यादा एक्सेस शुगर अवेलेबल थी, जिसको इजाजत दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए और सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी गई। अच्छा। यहां तो डॉलर 40% डी वैल्यू हो गया, रुपया डी वैल्यू हो गया, उसके बावजूद सब्सिडी दी गई, जबकि अब तो सब्सिडी की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहली चीज ये। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो इसमें मरकजी जो मुल्जिम है जिसने इजाजतें दी वो इमरान खान साहब हैं, जिसकी काबीना ने अलाउ किया कि आप एक्सपोर्ट करें। उनसे तो इंक्वायरी की ही नहीं गई।
तो ये तो इंक्वायरी ही अधूरी है। और आज मरियम औरंगजेब ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो इनका सारा जो मुद्दा है ये शुगर की मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ये तो हर इंडस्ट्री सब्सिडी भी लेना चाहती है, हर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की इजाजत भी लेना चाहती है। इजाजत देने वाले का तो कोई जवाब ही नहीं, ना पूछ ना कच ना कोई और बात, उस पर बात ही नहीं की शहजाद अकबर साहब ने। इजाजत तो बुज़दार साहब ने दी, इजाजत तो असद उमर साहब ने दी, इजाजत तो इमरान खान साहब ने दी, और इस इजाजत की वजह से ये क्राइसिस बना और शुगर की प्राइसेस बढ़ गई और ये रिपोर्ट आ गई और बड़ा कुछ हो गया और बड़ी बात है, पीटीआई ने ये सब कुछ कर दिया। डाका तो आज भी डल रहा है, आज भी शुगर की कीमतें 90 से ऊपर हैं। सही। क्यों नहीं कम हो रही शुगर की कीमतें? डाका तो आज करंट कल भी डलेगा, आज भी डल रहा है। तो इन्होंने अवाम को क्या बेनिफिट दिया? कुछ भी नहीं। और मैं जो है वो रिपोर्ट का पेज नंबर 69 और 70 के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब असद उमर साहब से पूछा गया कि आपने एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी, तो उन्होंने कहा जी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी। जी। अच्छा, अपने इंटरव्यूज में भी वो कह चुके हैं, ये तो खान साहब ने ट्वीट भी किया इस रिपोर्ट के बाद। डिमांड के लिए पूरी ही नहीं थी शुगर, तो फिर क्यों दी? तो वो कहते जी हमें तो डेटा मिला, प्रोविंसेस ने दिया, उसके असद उमर साहब उन लोगों में से थे, ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, असद उमर साहब उन लोगों की तरफ उन लोगों में से थे जो कहते थे कि मसला ये नहीं कि एक्सपोर्ट क्यों हुई, सरप्लस था। ये 2018 में सितंबर में जब गई और उसके बाद हालांकि जो कमिश्नर थे और जो फूड इंस्पेक्टर्स थे वो ये बात कहते रहे कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें प्रोडक्शन कम हो सकती है इसलिए आप ना करें, लेकिन ईसीसी का फैसला था। उसके बाद बुज़दार साहब के पास आया, अब बुज़दार साहब को याद भी नहीं है कि वो उन्होंने कब मीटिंग की, क्या हुआ, लेकिन असद उमर साहब कहते थे कि सरप्लस तो था, एक्सपोर्ट तो हो सकती थी, लेकिन ये एक्सपोर्ट होने के बाद प्राइसेस क्यों बढ़ी? जब आप सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देते, पीछे आप कहते हैं कि शॉर्टेज हो गया, तो फिर एक्सपोर्ट क्यों की? देखिए फाइनेंशियल ईयर जब आप 18 देखते हैं तो 6.6 मिलियन टन जो है वो शुगर की प्रोडक्शन थी। फाइनेंशियल ईयर 19 में 5.3 मिलियन टन थी। पूरी 1.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन कम हुई शुगर की, नहीं थी एक्सेस। ये इन्होंने डेटा वेरीफाई नहीं किया, यही इनकॉम्पिटेंस है, यही मिसमैनेजमेंट है। फिर भी इजाजत दे दी एक्सपोर्ट की। और फिर दूसरी चीज, बुज़दार साहब से पेज नंबर 74 पे कमीशन कहता है कि उनसे पूछा कि 6 दिसंबर 2018 में जब आपकी काबीना ने इजाजत दी 3 बिलियन की सब्सिडी की, तो वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है। अब उनको कोई बादाम खिलाए ताकि उनकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो। सर इतने काम करते हैं आप लोगों की तरह वेले नहीं होंगे, वो बहुत काम करते हैं। ब्रिगेड साहब राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, इसके ऊपर निकल क्या सकता है? ब्रिगेड साहब ये आए दिन जो सियासत होती है और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद झाड़ू फिर जाएगा, तो ये अब देखें ना, झाड़ू तो वो कोई नहीं फेर सकते। अपनी ही रिपोर्टों में मुस्लिम लीग नून का नाम निकाल के झाड़ू फेरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जाएगा झाड़ू। मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी मुखालफिन को मुकदमों के जरिए और स्कैंडल्स के जरिए उनको जेर करना, ये तो बहुत पुराना तरीका है। भुट्टो साहब पे भी ट्रैक्टर केस बना था। अच्छा, फिर क्या बना उस ट्रैक्टर केस का? 1967-68 जब उन्होंने मुखालफत शुरू की ताशकंद और 65 वॉर के अंदर जो डिसीजन हुई ताशकंद में, उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, तो उन पर हुकूमत वक्त ने ट्रैक्टर केस बनाया था कि आपने ट्रैक्टर इंपोर्ट किए, उसमें इतना घपला किया, इतना ये किया। फिर क्या बना उस ट्रैक्टर केस का? इसी तरह बहुत सारे और केस हैं हमारे यहाँ। हमने बहुत इल्ज़ाम लगाए 22 खानदानों पर, और आज हम सब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पछताते हैं कि हमने वो क्यों नेशनलाइजेशन की और क्यों लोगों की चलती और नफा देती इंडस्ट्री को बर्बाद किया। तो ये तो जाती और आप कह लें कि पार्टी का आपस का अनाद जो है उसके बुनियाद पर हम केसेस बनाएं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और जब वक्त गुजरेगा हुकूमत बदलेगी और फिर अदालतें जो हैं वो फैसले करेंगी। तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है कि जब हुकूमत मौजूद होती है वो अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करती है, और जब वो नहीं होती तो फिर बड़े बड़े फैसले निकलते हैं। क्या हुआ जरदारी साहब पे जो केसेस थे? अच्छा, आपके सेक्रेटरी लॉ ने खत लिखा स्विट्जरलैंड के मजिस्ट्रेट को कि खत्म कर दें केस, और आप आज तक उस खत लिखने वाले को उंगली नहीं लगा सकते। ठीक है, और वो केस प्रूवन केस था, उसमें सजा हो चुकी थी मैजिस्ट्रियल लेवल के ऊपर, और उनमें उनके लॉ में मैजिस्ट्रेट ही सजा देता है।
तो अब इसी तरह अगरतला केस था, वो तो उसी वक्त डाउन हो गया, हालांकि वो संगीन गद्दारी का केस था। तो आप ये कहना मैं ये चाह रहे हैं कि समझता हूं ये सारी जो रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ है, ये सिर्फ एक वक्त गुजारी है, और इस वक्त तो नजर आता है जो असल बात थी वो तो ये थी कि चीनी की कीमत इतनी ऊपर गई और इससे लोगों ने फायदा उठाया। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इसका ही नहीं, हम बाकियों ने जो किया उसका भी बीच में लाएंगे, उनको भी लाएंगे। लाइए और फिर अदालतों में जाइए और साबित कीजिए। सब्सिडी देना हुकूमत का एक अपना उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनका एक कानूनी हक है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद अवाम के ऊपर महंगाई का तौक उनके गले में डाल देना, ये एक गलत बात है और ये जमहूरियत का तुर्रा इम्तियाज नहीं होना चाहिए। वो चीनी जो 52 रुपीज पे थी वो आज 90, 102 तक चली गई। जो अच्छी क्वालिटी की चीनी है वो दुकानदार आपके सामने कहता है जी ये यूटिलिटी स्टोर टाइप है और ये अच्छी क्वालिटी चीनी है, इसके मैं 110 लूंगा। देखिए ये फैक्ट है। और जबकि हमारी प्रोडक्शन ऊपर नहीं गई, हमारी जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से नीचे आ गई। जो $1600 पे हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो आज 1300 पे है और आगे बता रहे हैं कि इससे भी नीचे जाएगी। और इस वक्त जो ओपन मार्केट में डॉलर एक्सचेंज वाले बैठे हुए हैं वो आपको साफ कह रहे हैं कि सर ये और ऊपर जाएगा। इस वक्त 168, 170 के करीब है हो गया और ये और ऊपर जाएगा। अच्छा, तो वो आम आदमी के ऊपर जो जद पड़ेगी उसमें मुआशरे में इर्ताश पैदा होगा। हम ये इर्ताश 1970 में भी देख चुके हैं, 1971, 77 हमने ये इर्ताश बहुत देखा है, हमने 2014 में भी देखा ना, धरना भी तो यही इर्ताश था। ठीक है, इस इर्ताश की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। अच्छा, ऐसा फील हो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल करूंगा और वो ये है कि झाड़ू तो फिरना है। क्योंकि हम सब एंकर दोस्त बैठे थे तो सब ये डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना के ऊपर छूट तो दे दी, अब कोरोना के बाद केसेस किस तरह ऊपर जाएंगे। तो मैंने कहा कोरोना के केसेस छोड़े, मुस्लिम लीग नून के ऊपर केसेस कितने ऊपर जाएंगे ईद के बाद, क्योंकि अब झाड़ू तो फिरना है। राना साहब देखें, असल में हो क्या रहा है, मैं आपको इसके मुल्क बेचारा किस सफर से गुजर रहा है मैं आपको बताता हूं। ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी जीरो है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वकास साहब कि आप टिड्डी दिल के ऊपर, लोकस्ट के ऊपर प्रोग्राम करें। पोटेंशियल लॉस इकोनॉमी को 800 अरब रुपए का हो सकता है। ये एक फूड क्राइसिस जो है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बनता हुआ, उभरता हुआ बन चुका है। अच्छा, हुकूमत पिछले साल सोई रही, एनडीएम में बड़ी मुतहरिक हो चुकी है, वो उन्होंने तो अपने जहाज तक तायुन कर दिए हैं। ये जो कतर और ओमान और ईरान की तरफ से ये आएगा, ओमान और ईरान की तरफ से, तो हम तो बड़े प्रिकॉशन मेजरमेंट्स ले रहे हैं। अभी टिड्डी दल ने आना है। अब यही तो वकास साहब, यही तो डिलेमा है। ये 1 साल, 1.25 साल पहले क्राइसिस आया, 1.25 साल पहले पूरा साल हुकूमत सोई रही, सिर्फ फरवरी में इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया। और आज जो टिड्डी दिल है ये खाली ईरान से नहीं आ रहा, जो पिछले साल टिड्डी दिल का हमला था वो यहां बस गई है। अब लोकल ब्रीडिंग हो रही है, ये अब जागे हैं पिछले 3-4 महीने में। इसी को मिसमैनेजमेंट कहते हैं, इसी को लैक ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, फेलियर ऑफ गवर्नेंस कहते हैं कि आप फैसले 6-6, 8-8 महीने लेट लें। जो टाइमिंग, जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो आपके एक मिनट के अंदर आपके फैसले मैटर करते हैं। अगर आप डिलेड फैसला, अगले दिन फैसला करेंगे कि हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप जंग हार जाएंगे। ये टिड्डी दिल की भी जंग है। ये साल पूरा सोए रहे और आज 800 अरब रुपए का पोटेंशियल लॉस। तो ये कोरोना वायरस टिड्डी दल की वजह से, लोकस्ट की वजह से ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हाथ होला रखें, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो केसेस भुगत रहे हैं। अच्छा। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मंशियात डाल दी हमारे पीएमएलएन के प्रेसिडेंट पे, राना सनाउल्लाह साहब पे। क्या आज वो जेल में है या जेल से बाहर बैठे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुरे तरीके से, तो इनका तो काम ही यही है। बहुत अच्छा, इसी तरह आप आ जाएं, यही वो शहजाद अकबर साहब हैं जो लहराते हुए कहते थे कि डेली मेल का स्कैंडल हो गया और ये अरबों रुपए खा लिया। आज ना ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, ना ये केस करेगा डेली मेल पे। हमने केस भी कर दिया, हम पाकिस्तान भी आ गए, झूठे साबित हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा साहब, राणा एहसान अफजल साहब, ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
लास्ट में फिर मैसेज जो तकरीबन हम 3.5 माह से दे रहे हैं, और वो ये है कि SOPs के ऊपर अमल करें। SOPs यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क वगैरह पहने। मुझे मालूम है, मैंने प्रोग्राम भी किया बाहर जाकर, और लोग कह रहे थे कि बड़ी गर्मी है, हम कैसे मास्क पहने। लेकिन जहां पर आप पहन सकते हैं एटलीस्ट वहां पर पहने, और जहां पर गर्मी भी है और आप समझते हैं कि गर्मी बर्दाश्त हो जाए लेकिन जान और बीमारी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए जो तमाम तरह SOPs के ऊपर अमल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।